आप उस जनता को तो मूर्ख बना सकते हैं जिसे पिछले 12 सालों में आपने व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किया है, मगर इस देश का युवा जो अपने सामने देश की शिक्षा व्यवस्था को बिखरते हुए देख रहा है, आप उसे ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। आज वो युवा, वो जेन जी इस सरकार से ना उम्मीद होता हुआ दिख रहा है। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी उस युवा से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये नाउम्मीदी उसके लहजे में, ये नाउम्मीदी राहुल गांधी के साथ बातचीत में सामने उभर कर आ रही है। कायदे से ये बातचीत शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए, मगर हम उस देश में हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगता है कि उसका कोई मंत्री जवाबदेह नहीं है। आतंकवादी हमला हो जाता है, गृह मंत्री जवाबदेह नहीं है। लगातार अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जाती है, वित्त मंत्री जवाबदेह नहीं है। रेल हादसा हो जाता है, रेल मंत्री जवाबदेह नहीं है। और अब नीट पेपर लीक के बाद सीबीएसई पेपर को लेकर, 12वीं के पेपर को लेकर, परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मगर साहब मजाल है यहां कोई जवाबदेही तय हो। आज राहुल गांधी ने सार्थक सिद्धांत की मिसाल पेश की है। जी हां, सार्थक सिद्धांत। सार्थक सिद्धांत ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव की मदद से एक पूरी पड़ताल पेश की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सार्थक सिद्धांत की उम्र सिर्फ 17 साल है, सिर्फ 17 साल है। और इस 17 साल के लड़के ने सीबीएसई पर्चे को लेकर, कोएम्ट जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी ओएसएम को लेकर, ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर, सार्थक सिद्धांत ने उसे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी उसी सार्थक सिद्धांत की पीठ थपथपा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, देश के युवाओं के साथ राहुल गांधी का संवाद। और यह सरकार क्या कर रही है? यह सरकार तमाम स्कूल्स को फरमान जारी करती है कि आप ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ करें, और जब पूरा खेल एक्सपोज हो जाता है तब गोदी मीडिया के जरिए सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई फरमान भेजा नहीं था। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? आपने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता को ताक पर रख के एक सिस्टम को हम पर थोप दिया, उसके बाद एक टूल किट जारी हो गया तमाम स्कूल्स को कि इसकी तारीफ करो, और जब वो एक्सपोज हो जाता है तो गोदी मीडिया के जरिए बताया जाता है सोर्सेस के हवाले से कि हमने तो कहा ही नहीं था। इस सब की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले सार्थक सिद्धांत की किस तरह से राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं, सार्थक ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले राहुल गांधी। राहुल कहते हैं, 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के अपने दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा किया है कि सीबीएसई ने कोएम्ट को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी चयन प्रक्रिया में बदलाव किए। उनके ब्लॉग में दिए गए विवरण के मुताबिक सीबीएसई ने आरएफपी यानी टेंडर की शर्तों में ऐसे बदलाव किए जिनसे कोएम्ट को फायदा मिला और टीसीएस को नुकसान हुआ। सार्थक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इनकारों की पोल खोल दी है। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री आज भी चुप हैं। सवाल सीधा है, आखिर वे किसे बचा रहे हैं और क्यों? अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच जरूरी है। सार्थक का काम यह भी दिखाता है कि भारत की जेन जी पीढ़ी बेहद टैलेंटेड और निडर है, और देर सवेर वे इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लेकर आएंगे। राहुल ने देश के युवाओं से संवाद किया है, वो कुछ देर बाद, मगर सार्थक सिद्धांत 17 साल का एक छात्र, और जैसा कि आप देख सकते हैं उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने ब्लॉग को पेश किया है जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कोएम्ट कंपनी को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो उनका ब्लॉग बहुत लंबा चौड़ा है और मैं पूरी जानकारी आपके सामने पेश नहीं कर सकता, मगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की मदद से सार्थक सिद्धांत ने यह जो इन्वेस्टिगेटिव पीस किया है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है, जो कायदे से गोदी मीडिया को करना चाहिए था, वो है क्या, उसका लब्बो लबाब क्या है, अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं, और फरमाइए। सार्थक सिद्धांत की जांच के मुताबिक सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में टेंडर की शर्तों को कई बार बदला, और हर बदलाव के बाद ऐसा लगा कि नियम धीरे धीरे कोएम्ट एड्यूटेक के लिए ज्यादा अनुकूल, प्रभावशाली होते गए। जांच के मुख्य नतीजे,
सार्थक का आरोप है कि सीबीएसई ने 2025 से 2026 के बीच एक ही काम के लिए कई बार टेंडर निकाले और हर बार कुछ महत्वपूर्ण शर्तों में बदलाव किया। उनका दावा है कि शुरुआती टेंडरों में जो कंपनियां योग्य थीं, बाद में नियम बदलने के कारण उनमें से कई बाहर हो गईं। अंततः कोएम्प्ट एड्यूटेक उन शर्तों पर पूरी तरह फिट बैठी और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सार्थक बता रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया में दरअसल बदला क्या। एक्सपीरियंस से जुड़ी कुछ शर्तों में बदलाव किया गया। तकनीकी और वित्तीय पात्रता यानी कि टेक्निकल और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के मानकों को, स्टैंडर्ड्स को बदला गया। कुछ ऐसी शर्तें हटाई गई जो पहले कंपनियों को अयोग्य घोषित कर सकती थीं। हर नए टेंडर में नियम पहले से अलग दिखे। अब टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी, वो मामला क्या है, सार्थक इसे भी एक्सपोज करते हैं। गौर फरमाएं। सार्थक का कहना है कि टीसीएस जैसी बड़ी और एक्सपीरियंस कंपनी जिसने पहले ऐसे कई काम किए, अंत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीत सकी। उनके मुताबिक यह सवाल उठाता है कि क्या प्रतियोगिता वास्तव में निष्पक्ष थी या नियमों में बदलाव से कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा। सार्थक अपनी इस पड़ताल में इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाते हैं और वो क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सार्थक ने यह भी दावा किया कि फरवरी 2025 का पहला जीईएम टेंडर बाद में सार्वजनिक रिकॉर्ड में आसानी से उपलब्ध नहीं रहा। इससे यह समझना मुश्किल हो गया कि शुरुआती और बाद के टेंडरों की शर्तों में आखिर कितना और क्या बदलाव हुआ था। उनका कहना है कि अगर पुराने दस्तावेज आसानी से उपलब्ध ना हो तो पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच करना कठिन हो जाता है। और सबसे बड़ा आरोप, सार्थक की जांच का केंद्रीय आरोप यानी सेंट्रल आरोप यह है कि सीबीएसई ने टेंडर नियमों को बार बार बदलकर ऐसा माहौल बनाया जिसमें कोएम्प्ट एड्यूटेक को फायदा मिले और आखिरकार वही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीत गई। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सीधा सवाल, कोएम्प्ट को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा था? अब प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है दोस्तों? स्कूल्स को एक टूल किट दे दिया गया है और वो सब ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी नीट की प्रक्रिया पर निगरानी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर तंज कसा है क्योंकि सरकार अपनी तरफ से सोर्सेस के हवाले से कह रही है कि जो नीट का पेपर लीक है उस पूरी प्रक्रिया पर प्रधानमंत्री की पैनी निगाह है। राहुल गांधी ने तंज कसा है कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो भी प्रधानमंत्री की निगरानी में हुआ है। और ये सरकार कर क्या रही है दोस्तों? स्कूल्स को कहा गया है कि आप संदेश जारी करें। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां एक प्रिंसिपल महोदय जो हैं वो ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि ये जो भी प्रिंसिपल महोदय हैं सामने कुछ पढ़ रहे हैं, वो प्रिंसिपल हैं। देखिए किस तरह से पढ़ा जा रहा है। यह हो रहा है हमारे स्कूल्स में, देखा जाए। नमस्कार। द ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM system used by Central Board of Secondary Education help make evaluation faster, more accurate, transparent and secure. Since answer sheets are checked digitally, it reduces human errors in totaling marks, ensures uniform marking standards, speeds up result preparation and allow easy monitoring by senior examiners. It also improves the safety of answer sheets and makes the evaluation process more efficient and eco-friendly. It also reduces the cost of transportation and it is an easy and accurate tool used by CBSE. Thank you. कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अलग अलग स्कूल्स जो हैं उन्हें फरमान जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं ना, युवा ये देख रहा है। युवा ये देख रहा है कि किस तरह से उसके मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, जवाबदेही तय करने के बजाय, यानी कि शिक्षा मंत्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। तो भाई आप अपने पद पर कैसे बने हुए हो? कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब जाहिर सी बात है अडानी का न्यूज चैनल आपसे कठिन और कठोर सवाल तो करेगा नहीं। आपकी हिम्मत नहीं है कि अभिसार शर्मा के मंच पर आएं और मेरे सवालों का जवाब दें, ठीक है?
वहां आप बौखला जाएंगे, जैसे आपकी पुरानी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी मेरे सवालों से एक बार बौखला गई थी बुरी तरह से। मुद्दा यह है पारदर्शिता नहीं है। अब मैं आपको एक और प्रिंसिपल महोदय जो संदेश दे रही है, सिर्फ 30 सेकंड देखिएगा। मैं समझना चाहता हूं इन तमाम स्कूल से कि आप अपने छात्रों की तरफ नहीं देख रहे हैं। कितने छात्रों को ऑन स्क्रीन मार्किंग और कोएम्प्ट की जो भूमिका है उससे नुकसान हुआ है, और इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। एक और संदेश देखिए। नमस्कार, आई एम प्रीति नंदा, लेक्चरर कॉमर्स फ्रॉम सीएम श्री स्कूल सेक्रेटरीट रोहिणी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल से क्लास 12th का बोर्ड इवैल्यूएशन ऑन स्क्रीन हुआ है। ऑन स्क्रीन मार्किंग इवैल्यूएशन सीबीएसई का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा मूव है फ्रॉम पेपर इवैल्यूएशन टू डिजिटल इवैल्यूएशन। यह स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और बताया क्या जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी निगाह है। राहुल गांधी ने दोस्तों युवाओं से संवाद किया, करीब 12 मिनट का संवाद है, मगर मैं चाहूंगा आप इस संवाद को सुने। कायदे से शिक्षा मंत्री को छात्रों को अपने पास बुलाना चाहिए, उनके कठोर सवालों का सामना करना चाहिए, मगर इनकी हिम्मत नहीं है। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से अपने मंच पर इन छात्रों के साथ संवाद किया, देखा जाए। So how are you feeling? What's the plan now? सर मेन इशू तो अब ये आ रहा है कि एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बाकी सारी एडमिशन्स ओपन है अभी, बट हमारा अब एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वी विल नॉट एबल टू गिव यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड ट्रैवल सिटीज़। Oh, so you'll now miss the whole thing. Miss the whole thing, and if we give the exam on 21st of June, then batches of universities will start, colleges will start by then. So you'll basically end up missing 1 year. Missing 1 year, we have to take another draw for it if we are not selected. सर मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, बट उस टाइम पे भी पेपर बहुत हार्ड आया था और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं था। बट अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। तो अब कैसे मेरे को ट्रस्ट दिलाओगे कि मेरे को वापस अपने सपने देखने चाहिए? कंडक्टिंग बॉडी है वो खुद ऐसे अपना एक्सेप्ट तो नहीं कर रही है डायरेक्टली कि उन्होंने पेपर लीक करवाया। बट सर लीक हुआ कैसे एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली तो कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू ही कोई मेंबर था, उसके थ्रू पेपर गया, फिर वो इंडिया में पुणे के थ्रू जैसा हमें पता चला है वो शिखर में पहुंचा। वहाँ पर वो बहुत इजीली वेरी चीप कॉस्ट पे सर 20,000 सिर्फ 20,000 में वो पेपर बच्चों को बेचा गया। उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा। और ये कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से? हाँ ऑनलाइन। और सर जैसे रीनीट का पेपर भी लीक हो रहा है, वो ऑलरेडी न्यूज़ बन गई, तो उनका कोई ट्रस्ट ही नहीं। बोले रीनीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। सर जब सिस्टम पे इतना सारा फैसिलिटी है, वो सब अपने आप ट्रैक कर सकता है पेपर किधर से कहाँ कैसे लीक हो रहा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम कैसे पता लगा पाएँ कि किसके थ्रू पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ? ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया ना, ट्रस्ट ब्रेक हो गया। पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है उस पर कि हम एक डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बनेंगे, और ये ट्रस्ट ही हमारा ब्रेक हो गया है ना। हमारे अंदर से स्ट्रेंथ है हमारे अंदर कि हम दोबारा मेंटली दोबारा प्रिपेयर करें, और ये एक साल फिर से हम ड्रॉप लेंगे ही, क्योंकि अगर हम नहीं हुए सिलेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम हर साइड से हम लेस है, कुछ कर ही नहीं सकते। हम ट्रस्ट ब्रेक हो गया, किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। सर तो आपको मालूम नहीं होगा या नहीं होगा, लास्ट मिनट पे हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा। सर लास्ट ईयर भी हुआ था, तब इन्होंने सेलेक्टेड जो सेंटर्स थे उन बच्चों का री करा दिया था। इस साल इन्होंने बिल्कुल ही सबका ही पेपर री कर दिया है। तो पास्ट 2 साल से ऐसे चल रहा है, तो हम क्या गारंटी ले कि अगले साल भी नहीं होगा? हमारे लिए तो वो पूरा 1 साल ऐसे जाता ना, मतलब एज अ स्टूडेंट हम तो अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लेते हैं ना, एक एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ से कट ऑफ कर देते हैं। फैमिली इवेंट्स पे इवन हम लोग कहीं पे भी नहीं जाते, बस एक पेपर देने के लिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो ही जब अगर ऐसे बिक रहा है 25-25 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं है वो। एंड ये भी तो सर कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। हम डॉक्टर्स बनेंगे, खुद भी सोचो, हम किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के जाते हैं, हम क्या सोच के जाएँ कि ये तो पेपर लीक वाला है, कैसे जाएंगे? अभी जयपुर ग्रामीण में एक फैमिली पकड़ी गई जिसमें पीछे 3 सिलेक्शन थे, पर इस बार वो पकड़े गए। उसके
पिताजी ने पेपर खरीदा, उससे पहले 3 बच्चों का वो सिलेक्शन हो चुका था। अगर इस बार पेपर कंडक्ट सही से हो जाता या पेपर लीक नहीं होता तो वो तो डॉक्टर बन के घूम रहे होते। तो ये बड़ा इनका ये है। तो और कोटा में तो सर हर दूसरे दिन सुसाइड हैं, और ऐसी स्थिति बन गई कि कोटा वाले जो कोचिंग सेंटर हैं वो दबा देते हैं बात को, थाने से लेके और सब कुछ। फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है, या फिर कोई उनका लव अफेयर की वजह से सुसाइड किया है। जो एक्चुअल बात होती है वो आती नहीं है, और ये सीकर में भी होने लगा है और कोटा में भी होने लगा है। लगभग यही नाम दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है सरकार का वहाँ पे कि अगर थोड़ा सा भी मीडिया में आ गया तो बस पहुँच जाते हैं, डरा रहे हैं। हाँ, बट दबाने से रिजॉल्व नहीं होगा ना। आप दबाते जाओ, रिजॉल्व नहीं होगा, आपको रिजॉल्व करना है। सर जैसे टोटल मार्क्स 720 होते हैं, बट ये सारे एस्पिरेंट बैठे हैं, इनको पूछो कि अगर किसी की मैक्सिमम सारा सिलेबस आता है ना तो 500 प्लस वो चला जाता है। 500 से लेके सिलेक्शन तक सर उतना ही रहता है कि अपना एग्ज़ाम कैसे गया 3 घंटे, उस टाइम वाला वो मेन होता है सिलेक्शन में। कि अगर आपको सारा सिलेबस चाहे आता है, वो अगर 3 घंटे में अगर कुछ भी आपका ख़राब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया या ध्यान नहीं लगा, तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो रीनीट देना मतलब सर एग्ज़ाम वापस नहीं है, तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही वापस हो गया। And so mainly we are coming from a middle class family, and if we are talking about girls, तो उसमें इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है हम लड़कियों को, लाइक कि इतने साल तक तुम बार बार रिपीट ड्रॉप करते रहो, वापस पढ़ते रहो, और उसके बाद अगर पेरेंट्स हमें पढ़ने भी देते हैं तो लाइक वी नीड मनी फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, जिसमें बहुत हाई लेवल के उन्होंने दे रखे हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा हाई है, लाइक इन लैक्स, तो वो लोग हर कोई कैसे अफोर्ड करेगा। और सेकंड थिंग कि हमें ये चीज़ मिल भी जाती है तो सेफ्टी नहीं होती, और उसके बाद अब हम वहाँ जाकर 3 घंटे पहले एग्जाम के पहले खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, हमारा सब होता है। 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो। एक बार सिस्टम की तो कर लो। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मेरी ग्रैंड मदर हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी लास्ट ईयर, तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं अगर डॉक्टर बनती हूँ तो जहाँ जो लोग हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, मैं वहाँ जाकर उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मेरा ड्रीम ये है बस, लाइक नॉट फॉर जस्ट फॉर मनी बट फॉर लाइक फेथ एंड लाइक उनको ये तो हो दैट कि हाँ कोई प्रेजेंट है, कोई बचा सकता है, कोई प्रेजेंट है उस जगह पर। कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज प्योरली बिकॉज ऑफ योर ग्रैंडमदर? या बिकॉज ऑफ हर। बट आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ये पैसे के लिए नहीं करना चाहती हो, आप फेथ के लिए करना चाहते हो। तो आप यहाँ आए हो बिकॉज योर फेथ इन नीट इज ब्रोकन, बट इन आपके प्रोफेशन में तो फेथ इज द मेन थिंग, कि जो आपको जिसका आप इलाज कर रहे हो उसको लगे कि आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऑनेस्टली जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। बट वो तो पूरा मतलब बिजनेस सा बन गया है। और आपका भी जो चल रहा है, फ्रैंकली आपने मुझे बोला कि ट्यूशन फीस, दिस इज नॉट, ट्यूशन फीस इज नॉट your responsibility. It is our parents' responsibility. No, but actually the education system should not require you to have tuition. Actually the system should be strong enough that you don't require tuition at home, all this stuff. But that system has completely become essentially a business. So the whole pura idea है कि भाई पैसा निकालो. it's like a business. So it's no government can't do it. It is government has decided that it wants to hand this over to somebody else. This, in my view, it is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That is not the current government's view. And sir, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में लेते हैं तो लाइक इट्स लाइक एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, राइट? 2.5 CR है 5 साल की वहाँ की फीस, तो इतना तो कौन अफोर्ड कर सकता है? ओनली द रिच पीपल कैन अफोर्ड दैट। प्राइवेट कोचिंग में सर एक फिक्स्ड प्राइस रहना चाहिए, मतलब वो स्टडीज़ का। जैसे अभी सर एलन वगैरह में बहुत सारे में 140 फीस है, किसी की 130 है, तो मतलब एक फिक्स नहीं है। और ये सब के लिए कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। बहुत सी बार बहुत सौ को लोन लेना पड़ता है पढ़ाने के लिए, वो सबसे बड़ा इशू है। There are certain people who are controlling the medical colleges. There are certain people who are controlling the exam system. These guys are friends with each other. There's huge money. This is a method to suck money out of you people. This is not a system to educate you about medicine. This is a system to suck money out of you people. You people, your parents are in the middle class. It is the way to take their money away from them and give you a dream that yes, you will become a doctor. That's the system. The problem is with the system, and the reason is because of what you're saying, that it has become only about money. It is not about
caring for people, it is not about compassion, it is not for treating people. Like for example, she's got a very beautiful sentiment. She's saying, and many of you are feeling this, that I don't want to do this just for money, I want to do it because my grandmother died, I don't want other people to suffer. But this sentiment is completely being crushed. There's a fundamental problem with our medical system, there's a fundamental problem with our medical exam system, and it's not going to be fixed by small maneuvers. It's going to be fixed, it's got to be fixed once and for all properly. और ये जो एग्ज़ाम है इसको एक ही दिन पे क्यों करते हैं? Why don't they do it 5 times a year or 7 times a year? At least that way paper gets leaked, you stop it, but everybody doesn't get destroyed. सर 2 बार भी होगा तब भी काम चल जाएगा. जेई होता है, जैसे जेई 2 बार होता है, 6 मंथ के स्पैन में होता है. नीट भी अगर 2 बार हो तो भी चल जाएगा, पर होता ही एक बार है तो वो तो पूरा एक ईयर एक तरीके से खराब ही हो जाता है. पूरा सेंट्रलाइज कर दिया और फिर एक दिन पे कर रहे हैं, तो अगर डैमेज होगा तो सब मरेंगे. अफसोस की बात यह है दोस्तों कि पिछले 12 सालों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के जरिए इस देश की नसों में इतना जहर भर दिया गया है, इतनी असुरक्षा पैदा कर दी गई है कि हमारी सरकार जवाबदेह नहीं है. क्योंकि हमारी सरकार जानती है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चुनाव आएगा तो पूरा सिस्टम उसके पक्ष में झुका हुआ है. ऊपर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे वैध करार दे दिया गया है, ये तमाम चीजें भाजपा की मदद करती हैं. ऊपर से वो ब्रेन वॉशिंग, जिसके जरिए बतलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान तुम पर हावी हो जाएगा. यानी कि देश की जनता को या तो डराओ या तो धमकाओ और उसके जरिए उसे डब्बू बना दो. मगर ये जेनजी ये सब देख रहा है. अब देखना यह है कि उसके मां बाप की आंखें कब खुलेंगी. जी हां, कब वो इस ब्रेन वॉशिंग से बाहर आकर अपने सरकार से सवाल करेगा. अरे अगर आपको बीजेपी को वोट देना आप दीजिए, मगर कम से कम उससे सवाल तो कीजिए, उसे जवाबदेह तो बनाइए, उसे बचने का रास्ता मत दीजिए. आप किसे वोट देते हैं, आपका सिरदर्द है और फिर झेलिए उसको बाद में. मुद्दा वो नहीं है. मुद्दा यह है जब आप अपनी सरकार से सवाल करना बंद कर दें, जवाबदेह बनाइए सरकार को, जो अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचती है. क्योंकि इस मंच पर हम सवाल करते हैं और सवाल से बचने वालों को और तेजी से पुख्ता अंदाज में सवाल करते हैं. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.